Good morning, students. Dr. Anita Mathur, Department of Geography, बाबू शोभा राम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए हम बायो ज्योग्राफी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हमने देखा था कि पृथ्वी में विभिन्न युगों में किस प्रकार के जीवों का उद्भव और विकास हुआ। हमने ये देखा था कि हमने पृथ्वी की जो वर्तमान स्थिति तक हम पहुँचे हैं इसको हमने अलग अलग युगों में बांट रखा है और समय के आधार पर इन युगों को बांटा है। और हमने फॉसिल्स या जिसे हम कहते हैं जीवाश्म विज्ञान, उसके आधार पर हमने इस प्रकार का एक आइडिया लगाया है कि कौन से युग में कौन से जीवों का उद्भव और विकास हुआ था। तो कल तक हमने परमियन युग तक पढ़ लिया था, 7 युगों का हमने अध्ययन कर लिया था कि वो युग कब से कब तक रहा और उसमें किस प्रकार के जीवों का विकास का हम अनुमान लगाते हैं। तो आज हम अगले युग की बात करते हैं जिसे हमने नाम दिया है ट्रियासिक युग, और हम ये मानते हैं कि ये 225 मिलियन वर्ष पूर्व का समय था। और इस युग में जो पेंजिया था वो 2 भागों में विभक्त हुआ था और इस पेंजिया का एक भाग गोंडवाना लैंड और दूसरा लॉरेंशिया कहलाया था। इसका डिवीजन हुआ था पृथ्वी निर्माण की काल की घटना में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है और इसमें जब ये विखंडित हुआ तो ये गोंडवाना और लॉरेंशिया कहलाया। और इस युग में विश्व स्तरीय उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और रेगिस्तानों का आविर्भाव हुआ था। ये जब इसका डिवीजन हुआ तो इसमें मूवमेंट हुआ, इसमें गति आई और इस गति से जो ड्रिफ्ट हुआ उसके द्वारा हमने ये देखा कि इस प्रकार की जो उष्णकटिबंधीय जलवायु थी और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और रेगिस्तान, कई रेगिस्तानों का भी आविर्भाव इस समय हुआ। और जहाँ तक हम जीवों की बात करते हैं तो इसमें रीढ़ विहीन जीवों में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई, उनकी संख्या में इजाफा हुआ और जल में तैरने वाले जो रेप्टाइल्स थे उनकी उत्पत्ति हुई। कुछ रेप्टाइल्स में उड़ने का गुण भी विकसित हो गया जिससे आगे चलकर पक्षियों का भी आविर्भाव हुआ। मतलब धीरे धीरे उनमें पंखों का निर्माण शुरू हुआ और उसके साथ साथ ही उनमें उड़ने का भी कुछ इस प्रकार के पक्षियों का भी विकास प्रारंभ हुआ। तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग युगों में जो भौगोलिक घटनाएं घटी, उन भौगोलिक घटनाओं की वजह से जीवों की संरचना में भी परिवर्तन आया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आंतरिक सिस्टम में इतना परिवर्तन नहीं आया जितना स्थानीय परिस्थितियों से सामना करने के लिए उनके बाह्य शरीर में आया। तो हमें हर युग में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो कई इस तरह के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको दर्शाया गया है और मैं पॉसिबल होगा तो इसका लिंक भी आपके ग्रुप पे डाल दूंगी, आप इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जुरासिक युग की। ये युग वो है जिसका पिछले सालों में बहुत डिस्कशन रहा क्योंकि डायनासोर्स की जब बात उठी, इस पे फिल्म बनी तो हमने करीब करीब सभी ने उस फिल्म को देखा उस समय। और वो पूरा ये जो जुरासिक काल का जो घटनाक्रम था इस पे ये सारा बेस था और उसको नाम भी उन्होंने जुरासिक पार्क ही दिया था। तो ये जो जुरासिक युग है ये लगभग 180 मिलियन वर्ष पूर्व का समय था और इस युग में जलवायु गर्म होने लगी थी और महाद्वीपों में प्रवाह प्रारंभ हो गया था। ड्रिफ्ट, जब हमने वेगनर का सिद्धांत पढ़ा था तब भी हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो था वो किस प्रकार से प्रारंभ हुआ था। आर्द्र जलवायु के कारण कोणधारी और फर्न वाले जो वन थे उनका विस्तार हुआ। कुछ फूल वाले पौधों की संरचना का विकास होने से उसमें कीटों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया और इस युग में लघु कीटों से कालांतर में डायनासोर जैसे भीमकाय शरीर वाले जीवों का भी आविर्भाव हुआ था। ये जीव अर्धजलीय और स्थलीय दोनों भागों में रहते थे। इस युग में छिपकली तथा आधुनिक घड़ियाल का भी
विकास हुआ था। और इस युग में स्तनधारी प्राणियों की अगर हम बात करते हैं तो उनका भी विकास प्रारंभ हो गया था। और सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पहली बार कुछ प्राणियों में जीवित संतानों का जन्म देने की विद्या विकसित हो गई थी। इसके पहले हम सिर्फ अंडों से प्रजनन की बात को स्वीकार करते थे, पर हमें ऐसा अनुमान है कि ये वो काल था जिसमें जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता इस प्रकार से हुई कि उन्होंने जीवित संतानों को जन्म दिया। तो अगर हम ओरिजिन और एवोल्यूशन की बात करते हैं जीवों की, तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण युग माना जाता है। जुरासिक काल जो है ये एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसमें ड्रिफ्ट के द्वारा इस विस्थापन, जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, उसके द्वारा बड़ी घटनाएं हुई। और उसका फलस्वरूप क्या हुआ कि हमारे सामने कई प्रकार के परिवर्तन इस युग में देखने को मिले और बड़ी संख्या में जीवों, मतलब एक तरह से जीवों की जो संख्या थी उसमें इजाफा हुआ। फिर हम बात करते हैं ये जो पृथ्वी के इतिहास का 10वां युग है, क्रिटेशियस युग जिसे हम कहते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि लगभग 135 मिलियन वर्ष पूर्व का ये समय था। और इस युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया था। इस युग में जो स्थलीय सागर और दलदलों का विकास हुआ था। मतलब स्थलीय सागर से यहाँ मेरा आशय क्या है? आंतरिक सागर। आंतरिक सागर मतलब जो चारों तरफ जिसके ज़मीन थी और बीच में इस प्रकार के सागरों का और दलदलीय क्षेत्रों का विकास हुआ। और इस युग में फूल वाले पौधों में तो वृद्धि हुई, परंतु कोणधारी वन जो क्षेत्र थे, ऐसा माना जाता है कि उसका थोड़ा ह्रास इस युग में हुआ था, उसमें थोड़ी कमी इस युग में आई थी। साथ ही साथ रेप्टाइल्स की भी इसमें कमी हुई थी। रेप्टाइल्स जो पहले बहुत तेज़ी से बढ़े थे, उनका भी ह्रास हुआ था। परंतु डायनासोर का चरम विकास इस युग में हुआ था। ये बहुत बड़े जीव थे और जुरासिक काल में इनका विकास प्रारंभ हो गया था, परंतु इस युग में इनका विकास जो था वो चरम अवस्था में पहुंच चुका था। और इस युग में स्तनधारी प्राणियों का विकास मंद गति से होता रहा, मतलब वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू होता रहा। उसकी स्पीड स्लो थी, परंतु वो निरंतर वो घटना होती रही। सर्वाधिक विस्तार और विकास ये जो हुआ था, ये कीट भक्षी पक्षी जो थे उनका हुआ था। और इनमें से कुछ का एक और इसमें क्राइटेरिया देखने को मिला था कि गर्भ धारण करने वाले प्राणियों में ये चेंज हो गए थे। मतलब अंडों का जो स्थान था वो गर्भ धारण करने वाले प्राणियों में हो गया था। और स्वच्छ जल में रहने वाले अस्थियुक्त मछलियों में और अधिक प्रजातियों का, मतलब पहले थी मछलियाँ, पहले था जलीय विकास इस प्रकार से हो रहा था, परंतु इस युग में नई नई प्रजातियों का जन्म हुआ। हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो स्थानीय परिस्थितियाँ रही होंगी उनके हिसाब से ये जो जलधारी जीव थे या मछलियाँ थीं, इनके स्वरूप में परिवर्तन और वैरायटी इनमें बढ़ने लगी। उसके बाद हम बात करते हैं टर्शरी काल की, जो कि लगभग 70 मिलियन वर्ष पूर्व माना गया था। और इसके अंतर्गत हमने ये देखा इयोसिन, ओलियोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, ये युग इसमें सम्मिलित थे। मतलब हमने इस युग को इन 4 भागों में बांटा। और इसी कल्प में विश्व के वर्तमान वलित पर्वतों को, जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं, इनका निर्माण, ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि इनका निर्माण इस युग में महाद्वीपों के प्रवाह और सागर नितल का जो घटना हुई थी उसकी वजह से हुआ। देखिए, हम फिज़िकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि ये मोड़दार पर्वतों का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ था। तो उसमें एक तो ये जो ड्रिफ्ट हुआ था इसकी वजह से, और साथ में जो हम भूसन्नतियों की बात करते हैं, जो समुद्र के भीतर भूसन्नतियाँ बन रही थी, उसमें दबाव पड़ने की वजह से वलित पर्वतों का निर्माण जो हुआ था इस काल में हुआ था। हम इसका डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको फिज़िकल ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इयोसिन युग में
जो प्रदेशों में जो जलवायु का जो प्रदेश थे उनका विकास हो गया था। स्थलीय भागों का बड़े पैमाने पर अपरदन प्रारंभ हो गया था। देखिए, जैसे ही इनका उद्भव हुआ और उद्भव के साथ ही अपरदन का कार्य भी प्रारंभ हो गया, और ये हम आगे डेविस और पेंक के सिद्धांत में भी पढ़ चुके हैं। और वनस्पति जगत में पुष्पी पौधों का विकास हुआ और स्तनधारी जीवों की संख्या में इस काल में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, बहुत तेज़ी से उसमें बढ़ोतरी हुई। और इस युग में मांसाहारी स्तनधारी प्राणियों का आविर्भाव हुआ और खुरों वाले जीव और कुतरने वाले जीवों का विकास भी इस युग में हुआ। तो मतलब जीवों के आविर्भाव की दृष्टि से देखें तो ये काल भी बहुत महत्वपूर्ण था। अब हम ओलियोगोसिन युग की बात करेंगे तो इसमें अधिकांश क्षेत्रों में जलवायु गर्म था, परंतु अल्पाइन पर्वतों की ऊंचाई में लगातार वृद्धि के कारण वहाँ का जलवायु शीतल होने लगा, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों का निवर्तन हो गया और आधुनिक स्तनधारी जीवों का विकास हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना इस युग में हुई। उसके बाद मायोसिन युग में जलवायु थोड़ी शीतल हुई, घासों के क्षेत्र में वृद्धि हुई और वन क्षेत्रों का ह्रास हुआ। स्तनधारी जीवों की संख्या में और उनमें वेरिएशंस में या उनकी प्रजातियों में तीव्र गति से वृद्धि हुई। तो ये जो टर्शरी काल है ये भी एक बहुत एक्टिविटी भरा काल रहा और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो घटना हुई वो वलित पर्वतों के निर्माण की घटना हुई और यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी हुई, परंतु जो पर्वतों की हाइट जैसे जैसे बढ़ती गई वहाँ पे तापमान कम भी हुआ और घासों का क्षेत्र, नए जीवों का विकास, स्तनधारी जीवों की संख्या में तीव्र वृद्धि इस युग की सबसे बड़ी घटनाएं थी। फिर हम बात करेंगे प्लायोसिन युग की, जो लगभग 11 मिलियन वर्ष पूर्व का हम इसमें समय मानते हैं। और इस युग में ध्रुवों के पास शीत और शीतोष्ण जलवायु का विकास हुआ, झाड़ियों और घास के क्षेत्र में वृद्धि हुई। और अगर हम स्तनधारी पशुओं की बात करते हैं तो उसमें अफ्रीकी वनमानुष की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, स्तनधारी नर पशुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। फिर हम बात करते हैं चतुर्थ महाकल्प की, जो कि आज से हम उसका अनुमान लगाते हैं लगभग 1 लाख वर्ष पहले का हम इसका समय हम मानते हैं। और इस युग के अंतर्गत प्लिस्टोसिन और हैलोसिन 2 युग शामिल हैं। इस युग में जलवायु आदि का परिवर्तन हुआ, जिसका प्रभाव जो था वो प्राणियों पे भी पड़ा और वनस्पति पर भी पड़ा। इस कल्प की विशेषता ये रही, इसकी खासियत ये रही कि इसमें पर्यावरण जो था उसमें जो चेंज आया उसके कारण प्राणियों और वनस्पतियों में कई बार विसरण हुआ, डिस्पर्सल हुआ। और ये जो इसका डिस्पर्सल हुआ उससे क्या फ़ायदा हुआ कि ओरिजिन के स्थान से दूर दूर तक इनका विकास हुआ। विसरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी रूपों में बीज का जाना और वहाँ पर उसका पुनः विकसित होना। और फिर प्लिस्टोसिन युग के समय पृथ्वी पर 4 बार हिमयुग आए और उसका क्या रिजल्ट रहा कि सागर तल का ह्रास हुआ। इस युग में जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन के कारण कई प्रकार के प्राणियों पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा। वो नेगेटिव प्रभाव क्या था कि जो प्राणी उस परिस्थिति से, उस बदलाव से स्वयं के सामंजस्य को नहीं बिठा पाए थे, उनका विलोप हो गया। और इतने बड़े बड़े जीव, जहाँ पे हम बात करेंगे डायनासोर की, वो इस हिम युग के कारण वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो ख़त्म हो गए। मतलब वो उस हिम युग का सामना नहीं कर पाए, जिसका परिणाम स्वरूप वो ख़त्म हो गए। इसके अतिरिक्त तेज चलने वाले प्राणियों में तीव्रता से प्रवास होने और नई जातियों का उद्भव होने का ट्रेंड हुआ। क्या हुआ कि जो जीव थे जिनमें गति थी, उन्होंने अपने स्थान से
दूर जाना प्रारंभ किया और दूर जाने के कारण वो नए नए स्थानों पे पहुँचे और वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों का उनके शरीर पर प्रभाव पड़ा और उनका जो बाहरी संरचना थी वो बाहरी संरचना में बदलाव आया। उत्तरी अमेरिका के हिमानीकरण के फलस्वरूप वहाँ पाई जाने वाले बिल्ली, भालू, रीछ ये जो थे ये उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका में इनका प्रवास हुआ और इस दौरान कई जीवों का विलुप्तीकरण भी हुआ, एक्सटिंक्शन भी हुआ, परंतु कई जीवों के संरचना में भी परिवर्तन आया। एशिया से बेरिंग जलडमरू से होकर उत्तरी अमेरिका में भालू और श्वेत पूंछ वाले हिरन, बारहसिंगा, सैगा, पुरा हाथी आगे चलकर मनुष्य का और साथ ही साथ मनुष्य भी अपने स्थान से यहाँ पर इनका विस्तरण हुआ, इनका आगे इन्होंने अपने एरिया को बदला और इसी प्रकार विभिन्न प्राणियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो माइग्रेशन हुआ इससे उनके उसमें वृद्धि हुई, उनके क्षेत्र में वृद्धि हुई और इसी प्रकार हम ये मानते हैं कि आधुनिक मानव का विकास आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले हो गया था, परंतु उनके विकास की आरंभिक कड़ी हम इसी इयोसन और टर्शरी कल्प से प्रारंभ होती है। हम ये मानते हैं कि ये प्राइमेट फॉर्मेशन जो थी वो इसी समय से प्रारंभ हुई और ओलिगोसियन युग में प्रीमियंस से वृक्ष पे रहने वाले छछूंदर, लंगूर, बंदर ये जो ऊपर रहते थे पेड़ों पर इनका विकास हुआ था। बंदर का विकास होने का मतलब हम समझते हैं कि यहाँ से मानव जातियों के उद्भव का एक रास्ता खुला था जो कि पहले बंदरों के रूप में पेड़ों पर रहता था और इयोसीन युगीन जो मानव जो था वो जंतुओं से आगे चलकर नई दुनिया में बंदर और ये जो बंदर थे इसी से धीरे 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 नर पशु का विकास हुआ था। उसका जो बैकबोन था, उसका जो हाथ था, उसकी संरचना में परिवर्तन हुआ था और बाद में नर पशु से प्लायोसिन युग में फिर 2 शाखाएं विकसित हुई थी। उसमें हम पुंछहीन मानव और कपी मानव की बात करेंगे और ये जो पुंछहीन बंदरों से अंतिम प्लायोसिन युग में गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी का विकास हुआ। पूंछहीन मतलब ये एक तरह से बंदरों की प्रजाति थी, परंतु इसमें जो थे पूंछ का विकास इसमें नहीं हुआ था और सामान्य रूप से पूर्वी मध्य अफ्रीका में मानव जाति की उत्पत्ति का मूल स्थान जो माना जाता है वहाँ पर इस प्रकार की कपी मानव की घटना हो गई थी इस युग में और धीरे 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 शारीरिक संरचना में परिवर्तन आया, हाथों में उंगलियों का विकास हुआ, बैकबोन स्ट्रेट होने लगी और वो मानव आज वही जो हमारा जो पूर्वज थे उनसे हम आज तक इस स्थिति में पहुँचे हैं। मानव का विकास इस युग में हुआ। तो इस प्रकार से हमने एक मोटे रूप में सभी युगों में किस प्रकार से जीवों की प्रजातियों का उद्भव और विकास हुआ, साथ में उनके रूप में परिवर्तन हुआ, इसका डिटेल स्टडी हमने किया है। तो ये इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे पृथ्वी के इतिहास में को हमने किन कालों में बांटा है और उन कालों में वनस्पति और जीवों की क्या स्थिति रही, क्या उस समय उनकी चेंजेस रहे, उनकी गतिविधियां रहीं और पृथ्वी पर कौन कौन से बड़े बड़े परिवर्तन हुए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, गोंडवाना लैंड, पैंथलासा, पैंजिया, इन सभी चीज़ों की हमने चर्चा की। तो ये एक हमारा चैप्टर आज पूरा हुआ है जिसमें हमने इस पृथ्वी पर जीवों के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ा है। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और फिर भी आप इसको मैं आपको YouTube का एक लिंक भी शेयर करूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको अपने हिसाब से इसको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। थैंक यू।